हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये 30 प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और 100% सीटेट के एग्जाम में फंसने वाले प्रश्नों की ये सीरीज है दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सभी बहन भाई एक बार शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इसमें हमसे ये वाला जो हमारा पहला प्रश्न है ये हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा चाल से रिलेटेड है, यानी चाल वाले सवाल। इसमें एक और प्रश्न जो है हर पेपर में पूछा जरूर जाता है। अब हर पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, तो देखिएगा ये सवाल कैसा है। बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी कितनी है? 1134 किलोमीटर। यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1134 किलोमीटर आपकी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में कवर कर देती है, यानी तय कर देती है। तो आपका जो समय है वो भाई साहब कितना दिया है? वो आपका दिया है 21 घंटे आपका समय दिया हुआ है। इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी की औसत चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो जब आप मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल निकालोगे तो आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हर सवाल में फॉर्मूला जरूर लिखता हूं दोस्तों। कितना आ जाएगा? 1134 अपॉन 21। जब आप इसका इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 54 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 54 बार जाएगा। अब 54 बार के जाएगा। अब ये 54 आपका किसमें आया? किलोमीटर प्रति घंटा में। बट आपसे पूछा किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे? 5 से गुणा करोगे और 18 से भाग। और 18 का जब इसमें भाग दोगे तो 18 3 54 और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। तो वो आपके ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी बहन भाई एक बार शेयर जरूर करें सभी। देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। ये वाला प्रश्न जो है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। अब आपको इसमें बताना है, कोई छात्र ए पर स्थित है। ठीक है भाई, ए पर स्थित है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। जो ए पर छात्र है वो कहां पहुंचना चाहता है? बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर आता है, यानी जो ए छात्र है वो बी के पास जाना चाहता है, लेकिन बी पर पहुंचने के लिए पहले उसे ओ पर जाना पड़ेगा। तब उसके बाद में वह कहां जाएगा? बी पर पहुंचेगा, जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि आपका अगर ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो इसके उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर कौन स्थित है? आपका ओ स्थित है। ठीक है, ओ स्थित है। फिर वह उसे बी पर, यानी बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर। अब पश्चिम कितना है आपका? वेस्ट इधर है, तो यानी इधर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और जब बी आपका हो जाएगा इधर, तो ये आपका क्या आ गया? बी आ गया। और कितना चला है? 120 मीटर चला है। क्या चला है? 120 मीटर चला है। तो आप बी तक पहुंच जाता है। तो ए से बी की कम से कम दूरी आपको बतानी है। तो भाई ए आपको ये दूरी बतानी है। आप जानते हो ये 90 है, ये 120 है, तो 0 आएगा। और 12 12 और आपका 9 पाइथागोरियन नंबर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो ए से बी तक की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी? 150 होगी। तो ए वाला ऑप्शन कट गया और एक डी वाला कट गया। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा होगा। अब हम इसकी क्या चेक करेंगे? दिशा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? दिशा चेक करेंगे। अब हमसे बोला गया है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, जिसके सापेक्ष बोला है, बी के सापेक्ष बोला है, तो तुरंत आप बी पर बना दोगे डायरेक्शन। इधर आपकी क्या होती है? नॉर्थ होती है, इधर आपकी साउथ होती है, इधर आपकी वेस्ट होती है, इधर आपकी ईस्ट होती है। अब ए जो है वो इधर ही तो स्थित है और इधर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व इसी में बोला गया है। इसमें उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। स्लॉथ के बारे में प्रश्न है दोस्तों। और जो स्लॉथ है वो सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। यह एक आलसी जानवर होता है, भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ठीक है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है।
ठीक है, और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, और यह 24 घंटे नहीं बल्कि 17 घंटे तक, कितने घंटे तक, 17 घंटे तक वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक के सोता है। तो स्लॉथ के बारे में हमें सही कथन चाहिए। अब आपको सही कथन बताना है, तो बताइए सही कथन इनमें से कौन सा होगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा सही कथन। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। बात सही है ये। स्लॉथ की आयु 10 वर्ष, गलत हो गया। स्लॉथ लगभग 17 वर्ष तक जीते हैं, गलत हो गया। 40 वर्ष तक जीते और वो अपने पूर्वी जीवन काल में 40 वृक्षों पर निवास करते हैं, तुरंत आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र, जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है, बताइए। वो हमें गर्म रखते हैं तो वो ऊष्मारोधी है, और ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है ये आपको इसमें हमें बताना है। बताइए क्या कारण है, बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। मेरे मेरे से आपस में कसकर जुड़े हुए और ठंडी हवा को उजरने नहीं देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देशों के बीच नहीं होगा ये, ऊनों के बीच, जो ऊन है वो क्या है आपकी ऊनों के बीच वायु फंसी होती है, और गर्म वायु और वायु ऊष्मारोधी होती है। बात एकदम सही है, जो आपकी वायु होती है वो क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। रेशे मोटे होते हैं, ऊनी रेशे मोटे होते हैं, ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही ज्यादा फेवरेट आपका प्रश्न है दोस्तों, लिंगहू फेन। लिंगहू फेन क्या होता है दोस्तों, सांप का मीट होता है। किसका मीट होता है, सांप का मीट होता है, और ये कहाँ के लोग खाते हैं ये आपको बताना है। बात करते हैं सांप की, तो सांप आपके भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहले नंबर पे आपका होता है नाग, कौन सा है, नाग। दूसरा क्या है, करैत, क्या है, करैत। और एक क्या है आपका अफाई, क्या है, अफाई। और एक आपका कौन सा है दोस्तों, दुबोइया, क्या है, दुबोइया। ये भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। सांप की बात करते हैं, यह किसान का क्या होता है, दोस्त होता है। ये कौन होता है, किसान का दोस्त होता है। एक और होता है किसान का दोस्त, वो क्या होता है, केचुआ। क्या होता है, केचुआ होता है दोस्तों। और केचुआ के साथ साथ जो सांप होता है, इसकी आयु कितनी वर्ष होती है, 12 वर्ष इसकी आयु होती है। और ये जो होता है, सांप के जो होते हैं कान, कान जो होते हैं सांप के नहीं होते हैं, ये अपने क्या कंपन द्वारा महसूस करते हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसकी चर्चा करते हैं। लिंगहू फेन, यानी आपको पता है ये सांप का मीट है, ठीक है, सांप का मीट है, बट ये खाया कहाँ जाता है ये आपको बताना है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो ये यहाँ क्या होता है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों सरसों के तेल में तली समुद्री मछली, यह मछली कहाँ के लोग खाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, हांगकांग के लोग लिंगहू फेन खाते हैं, और उनकी वह फेवरेट डिश है। गोवा के लोग कहाँ खाते हैं, नारियल के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपके गोवा के लोग खाते हैं। केरल का बहुत ही फेवरेट है, क्या है, टेपियोका, क्या है, टेपियोका है दोस्तों। टेपियोका कहाँ है, केरल का है। शांत घाटी, क्या है, शांत घाटी कहाँ स्थित है आपकी, ये भी आपके केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें हमसे बोला गया है, तीनों राज्यों का एक ऐसा समूह है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन है सा है, ये आपको बताना है। देखिएगा ये इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है आपका, हिंद सागर। देखिए यहाँ आपका क्या है, गुजरात है। अब यहाँ की बात हो रही है, फिर इसके बाद में क्या है, मुंबई है, तो मुंबई तो होगा, तो देखो मुंबई ये इसमें दिया है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, गोवा, गोवा भी है,
क्या है, गोवा है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है, कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक है। फिर इसके बाद में क्या है, केरल, ये क्या हो जाएगा यहाँ, केरल। तो आप देख सकते हो केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये क्या है, अरब सागर पर स्थित है। गोवा स्थित है बट छत्तीसगढ़ स्थित नहीं है, पश्चिम बंगाल स्थित नहीं है, असम मणिपुर ये स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैप के द्वारा भी आप देख सकते हो दोस्तों, मैप के द्वारा भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। इसमें आपसे बोला गया है, देखिएगा ये आपका क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी है। तो देखिएगा सबसे पहले अरब सागर की बात हो रही थी। अरब सागर पर कौन कौन से, एक गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। वही बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ क्या है आपका, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ये जो तीन है ये किधर स्थित है, ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं। इसमें आपको बताना है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। यानी बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, जमीन पर पीटते हैं डंडियों को, डंडियों को कहाँ पीटते हैं, जमीन पर पीटते हैं, ठीक है। और ताल के अनुसार डंडियों के बीच एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम और उस राज्य का नाम जहाँ के लोग यह नाचते हैं, बताइए, बताइए, कमेंट करिएगा कौन सा होगा इसका आंसर, कमेंट करिएगा। क्या तोरांग होगा मिजोरम, कुड़ुक झारखंड, चेराब मिजोरम और झूम झारखंड, बताइए, कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए बात हो रही है नृत्य की, तो जो आपका झूम नृत्य है ये आपका कहाँ है, बिहार का है, क्या है, बिहार का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का, ये क्या है, एक लोक नृत्य है। और वही बात करते हैं कुड़ुक की। कुड़ुक क्या है, एक भाषा है, क्या है, भाषा है। कुड़ुक क्या है, एक भाषा है दोस्तों, ठीक है। और झूम एक प्रकार की क्या है, खेती भी है, ये क्या है, खेती भी है। झूम एक प्रकार की क्या है, खेती भी है। और बात करते हैं तोरांग, तोरांग का मतलब क्या होता है, तोरांग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जंगल होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, चेराब हो जाएगा, चेराब नृत्य, और ये कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, और उनका नाम आपको बताना है क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम आपको बता दें कि ये माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये जो है ये नेपाल का भाग है। किसका है, नेपाल का भाग है दोस्तों। और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। दूसरी बात, नेपाल में इसका क्या नाम है, सागर माथा नाम है, क्या है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यह भारत का पड़ोसी देश है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, क्या बछेंद्री पाल होगा, कर्णम मलेश्वरी होगा, सुनीता विलियम या संतोष यादव, बताइए, बताइए, कमेंट करिएगा, बताइए, कमेंट करिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो संतोष यादव है ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। जबकि बात हो रही है पहली महिला जो पहली बार चढ़ी है वो कौन है, आपकी बछेंद्री पाल है। कर्णम मलेश्वरी क्या है, एक आपकी वेट लिफ्टर है, क्या है, वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक है। सुनीता विलियम की बात करें तो ये क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में बोला है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दिवाली के बीच के विषय के नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन हमें चुनना है, बताइए। होली दिवाली के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको बताना है, यह दोनों त्योहार त्योहार जो होते हैं, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, दिवाली अमावस्या को तथा होली
पूर्णिमा को मनाई जाती है? बताइएगा, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों त्योहार पूर्णिमा को नहीं मनाए जाएंगे, ना ही दोनों अमावस्या को मनाए जाएंगे। दिवाली पूर्णिमा को नहीं, अमावस्या को मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करिएगा। इसमें आपसे बोला गया रेगिस्तानी योग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है रेगिस्तानी योग के बारे में। रेगिस्तानी योग के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है दोस्तों। अब आपको ये पता होना चाहिए जो रेगिस्तानी योग है ये कहाँ पाया जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का में पाया जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत हो गया, यानी दूसरा तो तुरंत गलत हो गया। पहला पढ़ लो, पहला वाला जो इसका स्टेटमेंट है उसे पढ़ के देख ले रहे हैं। यह वृक्ष लगभग सभी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, बात एकदम सही है। यह वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोगों को जब जल की आवश्यकता होती है तो वह पाइप लगाकर जल निकालकर पीते हैं, बात सही है ये भी। यानी पहला और तीसरा देख लो किसमें है, पहला और तीसरा इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो वैसे ही कट गए। ठीक है, दोनों वैसे ही कट गए। और दूसरा वाला इसमें है तो ये गलत हो गया, क्योंकि दूसरे वाले में बोला गया यह अबू धाबी में पाया जाता है, इसलिए गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या हो जाएगा आपका, ए वाला होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे ये कह सकते हैं, वरना हम ये कह सकते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह जो गांव है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, या असम में, या उत्तराखंड में, बताइए। 10 से 12 फुट बांस के घर की बात हो रही है दोस्तों, तो आप तुरंत लगा दोगे क्या, असम। असम की एक फेवरेट वो क्या नाम है, नृत्य है, त्योहार है, उसके बारे में बताओ। त्योहार क्या है, बिहू है। क्या है, बिहू है, असम का बिहू है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है दोस्तों, कमेंट करके ये बताना है कि तमिलनाडु का एक फेवरेट क्या है, एक डिश है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। डिश क्या है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या है, पोंगल। आपको क्या बतानी है, डिश बतानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है नीचे दिए गए हमारे देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश सामान्य लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका तुरंत आ गया, तुरंत आपको क्या लगा देना है, केरल लगा देना है। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे अच्छा लगता है, आपने तुरंत लगा दिया क्या, केरल। बात आती है नारियल की, तो नारियल में तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपको बताना है। नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपके कहाँ के लोग खाते हैं, बताइएगा। कहाँ के लोग खाते हैं, आप कहोगे सर ये गोवा के लोग खाते हैं, ध्यान रखना, गोवा के लोग खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 की हमसे इसमें बोला गया है बिहार राज्य, बिहार की बात आती है तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। क्या है, पटना नाम है, पटना इसकी राजधानी है। लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या होता है, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। और मधुमक्खी जो पालन है ये सर्वाधिक प्रक्रिया जो होती है वह सर्वोत्तम समय इसका बताना है, कब ये प्रक्रिया ज्यादा होती है ये आपको बताना है। क्या बताइए, जनवरी से मार्च में होती है, नहीं होती, मार्च से जून में होती नहीं, अप्रैल से सितंबर में, क्या होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या होती है, मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम अच्छा समय है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला है मानव पोषण के संबंध में स्वांगीकरण का अर्थ आपको बताना है, क्या है, बताइए। स्वांगीकरण का आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा स्वांगीकरण का अर्थ, कमेंट करिएगा। स्वांगीकरण का आपको अर्थ बताना है, बताइएगा। बचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत विधि, गलत हो गया, क्षुद्रांत विधि नहीं होगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न
भागों का स्थानांतरण, भागों का स्थानांतरण कैसे हो जाएगा? पचा हुआ पदार्थ या भोजन शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्वांगीकरण का मतलब क्या है? जो भी आपने भोजन खाया है और जो खाने के बाद में जो भोजन पच गया है वो आपके शरीर के विभिन्न भागों में को क्या दे? एनर्जी दे। यही क्या होता है? आपका स्वांगीकरण होता है। डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। बताइए। आपको बताना है उस खेती का नाम, उस खेती की मृदा, खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग करके आए, यानी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनका ज्यादा उपयोग करता है। ठीक है भैया, ज्यादा उपयोग करता है तो खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, तो उस पर विचार करके आपको यह बताना है कि उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ, उपजाऊ कभी नहीं होगी, उपजाऊ कभी नहीं होगी। केवल शब्द आ गया, गलत हो गया। वर्ष में कई फसलों का अत्यधिक उपयोगी होगी, लेकिन आगे जाकर क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और ऐसी खेती को क्या बोलते हैं? झूम की खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है? बताइए, कमेंट करिएगा। गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, बताइए। यानी बच्चा स्कूल में तो सीखेगा ही सीखेगा, घर पे भी सीखे, तो जहां सीखने की बात आ रही होगी वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। पुनरावृत्ति गलत हो गया, घर का समय का सदुपयोग गलत हो गया, विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं की दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा? सीखने का विस्तार, जिससे क्या होता है? बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 17। शीला में शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है, यानी उप प्रकरण क्या है? पशु है। निम्न में से कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होगा? अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। बताइए। शीला एक टीचर है और उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण में क्या लिया है? पशु लिया है। तो इनमें से कौन सा अधिगम का जिससे विस्तार हो सके, ऑप्शन कौन सा होगा? अब आपको ये बताना है, बताइएगा कौन सा होगा। किसी कविता के स्थानित पशुओं के नामों का उच्चारण गलत हो गया। भाई कक्षा 3 के बच्चे हैं। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानीय पशुओं के चित्र को देखना गलत हो गया। प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना गलत हो गया। पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना, क्या देखना? कटआउट देखना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या है? ज्यादातर सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है सिर्फ आपका एक ही होगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राणी उद्यान। यानी इसमें पशुओं की भी बात हो रही है, पशुओं जानवरों को दिखाएंगे कि देखो, उनके चित्र दिखाएंगे कि देखो ये वाला पशु ये वाला है, और ये वाला कटआउट की बात यहाँ कह दी है तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 में आपको क्या बताना है? प्रश्न नंबर 18 में आपको बताना है कि जल से संबंधित त्योहारों और समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है। बताइए, बताइए। सहपाठी द्वारा सीखना गलत हो गया। समुदायों के त्योहारों की वीडियो बनाना, समुदायों से सीखना हो सकता है बट वीडियो देखना गलत हो गया। शिक्षक से चर्चा करना गलत। क्या हो जाएगा? परिवार और समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण, यानी कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की कोई कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? बताइए। यानी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पुस्तक क्यों नहीं चलाई जाती? ये सीधा सीधा मतलब उसका ये है, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं चलाई जाती। पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक के सुझाव गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाए। खेलों द्वारा तो पढ़ाया जाएगा लेकिन हैंडबुक गलत हो गई है।
पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं गलत हो गया तुरंत। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। यानी हिंदी, जैसे एक बुक आ गई हिंदी की तो दूसरी क्या होगी, गणित की होगी, उन्हीं में क्या होगा, पर्यावरण समाहित होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं, भाषा कौशलों, शिक्षण, शिक्षण गलत हो गया, यहाँ क्या शिक्षण नहीं देंगे बच्चे को, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 20 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 20 वाला, आपको बताना है कि इसका क्या होगा। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण है। सामाजिक, सामाजिक की बात होती है, कहीं ना कहीं समाज की बात हो रही है, और जहां समाज होता है वही क्या, समुदाय से बनता है। किससे बनता है, समुदाय से बनता है। तो आपका स्मारक से होगा नहीं, जंगल से होगा नहीं, जल से होगा नहीं, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 भी आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको देखना है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है, रहने की व्यवस्था इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या कारण है, तो आपको ये कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इसका क्या कारण है, बताइए। विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है, बिल्कुल भी नहीं है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, भाई जानकारी जरूरी नहीं है परिवार ही रखता हो, सभी लोग रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक की क्या है, पृष्ठभूमि है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्याजे की अन्योन क्रिया ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। और प्रश्न नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया हुआ है दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 22। वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी सांसों से विकसित होती है, यहाँ सांसों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, उसकी क्या होंगी, उसकी जो जड़ होंगी वो उनकी शाखाओं से क्या होंगी, शाखाओं से निर्मित होंगी। किससे निर्मित होंगी, शाखाओं से, ये गलत हो गया है। तो शाखाओं से निर्मित कौन सी होती है, आप जानते हो बरगद का पेड़ एक ऐसा है जिसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर तक चली जाती हैं और शाखाओं से मिल, यानी शाखाएं तक पहले जड़ें जाती हैं और वो दोबारा जमीन के अंदर आ जाती हैं। तो रेगिस्तानी बलूत होगा नहीं, खजूर है नहीं, नीम है नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीम की शाखाओं की जड़ जो होती है वो, नीम की जो शाखाएं होती है वो जमीन से तक नहीं लटकती हैं, और लटकती किसकी हैं, सिर्फ आपकी बरगद की लटकती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। वे शरीर का विकास करने वाले भोजन है। देखिए विटामिन भोजन नहीं है, उनको भोजन के रूप में लिया जाता है, तो पहला वाला तो ये गलत हो गया। शरीर को उनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, सही बात है, विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्या है, तुरंत आपको एनर्जी देते हैं। पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, गलत, वो तो कार्बोहाइड्रेट करता है। वे हमारे उपापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है, गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन में आयोडीन आयोडीन डाल देते हैं, उसके बाद उनका रंग जो है वो नीला काला हो गया है। दिया गया भोजन का पदार्थ बताओ कैसा हो सकता है, बताइए। भाई नीला काला कब होगा, आप किसी को कच्ची चीज दे दोगे, कच्चा भोजन दे दोगे तो उसका कलर थोड़ी नहीं चेंज होगा, या तो वो उबला हुआ होगा या बना हुआ होगा। तो देखो मटर क्या है, उबली की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि मटर पर किसने प्रयोग किया था। बादाम होगा नहीं, मूंगफली होगा नहीं, क्या हो जाएगा, उबले हुए चावल। उबले हुए चावल में आपने देखा होगा जैसा भी कलर डाल दोगे वो क्या उस कलर में हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ बात हो रही है आयोडीन डालने की, जब आप इसमें आयोडीन डालोगे तो यहाँ तो वो नीले हो जाएंगे या काले हो जाएंगे।
ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में बोला समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। अब समुद्र में कौन कौन रहते जाता है, मछली रहती है, मछली भी रहते हैं, मेंढक भी रहते हैं। अब मछली की बात करते हैं, मछली सांस कहाँ से लेती है, ये अपने सांस गलफड़ों से लेती है। कहाँ से लेती है, गलफड़ों से लेते हैं। किससे, मछली किससे सांस लेते हैं, गलफड़ों से लेती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। आपने देखा होगा एक्वेरियम यानी मछली घर, मछली का जो एक प्लांट होता है उसमें मछलियां डली होती है, तो उसमें एक पंप लगा होता है, और वो पंप लगा होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को घुलने की मदद करता है। तो जल में क्या होगी, जब तक ऑक्सीजन नहीं घुलेगी जब तक मछली जल में नहीं रह सकती। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी नहीं अंदर, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किस लिए, जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर देती है, वे घोल देती हैं और मछली जो है वो सांस ले लेती हैं और ऑक्सीजन द्वारा ही जीवित रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम क्या मजबूत करता है, हड्डियां मजबूत करता है। क्या मजबूत करता है, हड्डी मजबूत करता है। ठीक है, क्योंकि बताइए, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम होता है, यानी बच्चों में अधिक कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या इसका सही इनमें से कौन सा होगा। बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता, यहाँ तो अधिक की बात हो रही है तो ये तो गलत हो गया। बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा लेते हैं, बचा लेते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, यही कारण है। भाई बच्चे जब होते हैं तो धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है कि नहीं, तो वृद्धि होती जाती है, इसीलिए क्या है, उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा, यानी जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उससे जोड़कर पढ़ाने की बात हो रही है। इसका क्या उद्देश्य है, जोड़ने का उद्देश्य आपको बताना है कि जोड़ने का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जोड़ने का क्या उद्देश्य है। और अधिक ज्ञान की पर चर्चा करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो गई, गलत हो गया। अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें आपसे क्या बोला गया है, यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। बात करते हैं दोस्तों, देखो ओजोन की, तो आपको पता होना चाहिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है, परावैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो ये कहाँ से प्रदूषण फैला देगी, ये तो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बट है, बट सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये आपकी कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपके वाहनों से प्राप्त होती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में हानिकारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है, घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वह कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं। अब आपको बताना है कौन सी गैस प्रदूषक गैस छोड़ते हैं, बताइएगा। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका CO होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, बताइएगा। कहाँ से प्राप्त होता है, कमेंट करिएगा कहाँ से प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है। जो कार्बन जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए, बताइए कहाँ से प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने बताया वाहनों से प्राप्त होता है। कहाँ से, वाहनों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ हमसे बोला है घरेलू पशु जो जुगली करते हैं। जुगली का मतलब मुंह में कोई भोजन रख लेते हैं और मुंह को चलाते रहते हैं, ये क्या है, यही जुगली है।
वह कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो आपकी मीथेन गैस छोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस साल के लिए, फंसेगा ही फंसेगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है? वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बताइए, बताइए कौन सा क्षेत्र कहलाता है? क्या समताप मंडल कहलाता है? भाई समताप मंडल में क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन जो दिवस होता है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य मंडल की बात यहाँ होगी नहीं, आयन मंडल यानी ये क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है कमेंट करके कि कितनी ऊंचाई होती है। ठीक है, और मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी वो सारी किस में होंगी? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।